बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने और हमारा मकसद एक ही होता है कि आवाम की फ़लाह के लिए, और अगर कहीं पे आवाम को कोई मुश्किलात हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इदारा कोई भी बनता है वो आवाम की फ़लाह के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, या किसी भी मुल्क में जो कोई इदारा बनाया जाता है वो मुल्क के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेशली एक ऐसा इदारा बनाया गया जिसका मकसद है कि लेबर तबका जो है उसको मैक्सिमम फ़ायदा दिया जाए। अब उसमें क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या वो फ़ायदे पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, क्या वो इदारा गवर्नमेंट के ख़जाने के ऊपर कितना बोझ बना हुआ है या अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है, उसका काम क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो जिस मकसद के लिए इदारा बनाया गया क्या वो फैसिलिटेट कर रहा है उन लोगों को या नहीं कर रहा, या सिर्फ सब अच्छा की बातें हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी इदारा जो है पंजाब के अंदर, पंजाब सोशल सिक्योरिटी इदारा काम कर रहा है, और इस इदारे का काम क्या है मैंने पहले भी इस हवाले से अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए कि जो उसके एम्प्लॉइज थे उनको भी प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ पे जो पिछले अदवार में जो मेहनत करके डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, उनको भी उन्होंने टच किया कि ख़राब किया जाए। पता नहीं कहाँ से ये ऐसा सिस्टम हो गया। खैर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज की मेरी मेहमान जो है उन्होंने बहुत सारे इदारों में काम किया और जहां काम किया वहां पे अपने काम का लोहा बनवाया। मैं खुशामद नहीं कर रहा, एक बंदा जो है, मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम ये भी बताऊंगा आपको कि उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से, किस कठिन मरले से निकल के जो है, सिर्फ उन्होंने एक ही लफ्ज ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, अदलो एहसान की बात कर रहे थे। वो किस तरीके से अदल करती है, किस तरीके से लोगों के साथ प्यार से पेश आती है। मेरे साथ मौजूद है मैडम अमरीन साजिद साहिबा, जो कि कमिश्नर पंजाब है सोशल सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आपने मैडम टाइम दिया। मुझसे इतना इंट्रो होता नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का इश्यू ऐसा है, ये आम आदमी की बात है। तो सबसे पहले आपने इसके अलावा कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन से इदारे में पहले आप अपना ड्यूटी सर अंजाम दे चुकी हैं? जी शुक्रिया एजाज। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आज मैं आपके साथ हूँ। जहाँ तक मेरे पिछले करियर का ताल्लुक है तो मैंने बहुत सारे की डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है। मैंने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसा काम किया, जिसमें मेरे पास पूरे सूबे के डॉक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट थी। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके अलावा मैंने सोशल वेलफेयर में काम किया और उसके अलावा मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक लंबा अरसा काम किया, जिसमें मेरे पास पंजाब गवर्नमेंट के स्पेशल इनिशिएटिव्स थे रिलेटिंग टू विमेन, रिलेटिंग टू जेंडर इश्यूज, और ख़ास तौर पे विमेन डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के अंदर मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। मेरी इतलात के मुताबिक ये विमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इस पे जो रूल्स बने, जो लॉ बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उसमें आपका बहुत सारा किरदार है, क्या सच है? जी, आप कह सकते हैं। ये विमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है जिसके तहत फिर बाद में अथॉरिटी बनाई गई। सो इनिशियली तो ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ और मुझे ये काम सौंपा गया कि इस सिलसिले में जितने भी मुतल्लका कवानीन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ख़वातीन के बारे में हैं, सबसे पहले तो उनमें इम्प्रूवमेंट की अगर कोई गुंजाइश है तो उसको उस नज़र से देखा जाए, ताकि उनका जो जायज़ शेयर है, ख़वातीन के जायज़ राइट्स हैं, वो इन्फ्रिंज ना हो। और दूसरा मरहला इसमें नए कवानीन बनाना था, जो कि मेरे लिए, मेरी टीम के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। पुराने कवानीन को अमेंड करना भी मुश्किल था, लेकिन वो समहाउ इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। बट न्यू लॉज में मुझे ये बताते हुए, नहीं वो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, न्यू लॉज में वो खवातीन का ख्याल रखा गया या मर्दों का भी इसमें रखा गया? बिल्कुल, मर्दों का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि जितनी ही खवातीन इम्पॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए, मर्द भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो खवातीन की इसलिए बात होती है कि वो उनको लाइमलाइट में ला के इस तरह से उनके बारे में कभी बात नहीं हुई। सो उस हवाले से हमने इन तमाम कवानीन में मर्दों की भी डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट का ख्याल रखा। अच्छा मैडम, अगर हम बात करें मजहबी तौर पे तो हमारे इस्लाम ने तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो है ये चीज़ें, ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, मर्दों के क्या हकूक़ हैं, वो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हम उससे भटके हुए थे।
یہ قانون کو نیا نہیں ہے, یہ تو 1400 سال پہلے بن چکا ہے. کیا اس کو علماء کرام جو ہے کو ہمارے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایسے ساری چیزیں بنائی؟ جی بالکل. جب ہم کوئی نیا قانون بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں. تو یہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یہ قوانین نہیں بنے. وی ہیڈ اے سیریز آف میٹنگز, discussions with all the relevant stakeholders including علماء and مشائخ. بالکل صحیح ہے. تو وہ مذہب کو جاننے والے اچھے پریکٹسنگ مسلمز ہیں, ان کی رائے ہمارے لیے بہت. اچھا, خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, تو ایک میرا کویشچن ہے, اس کے بعد اس ادارے کی طرف آتے ہیں. میرا ایکسپیرینس ہے کہ خواتین جو ہیں جہاں پہ شاید ایڈمنسٹریشن کا کام اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں یا گھر کو ایک سمجھ لے کے اچھے طریقے سے چلا لیتی ہیں, خواتین جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جب دیکھا ہے کہ ان میں جب آپ کرپشن کی ریشو وہ کم ہے مردوں کی نسبت, کیا ان کی خواہشات کم ہوتی ہیں, اور جو جن میں ہے ان میں مردوں سے بھی زیادہ ہے, لیکن آلموسٹ خواتین جو ہیں جہاں جہاں جس ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں بہت اچھا. آپ دیکھ لیں اسسٹنٹ کمشنرز بہت زیادہ خواتین ہیں, بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر ہے, اس کے علاوہ اور بھی ADCR بیٹھی ہوئی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایجوکیشن میں اچھا کام کریں. اس کی کیا ریزن ہے؟ جی میں آپ سے فلی ایگری کروں گی. خواتین جو ہیں وہ لیس اپروچیبل ہوتی ہیں. سفارش اول تو ان کے پاس آتی نہیں, یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. اگر آ جائے تو وہ اس کو ٹوٹلی میرٹ پہ دیکھتی ہیں. وہ اتنی زیادہ لنکس ان کے نہیں ہوتے جتنا وسیع کمپنی یا وسیع سوشل سرکل مردوں کا ہوتا ہے. آئی گیس اتنا خواتین کا نہیں ہوتا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے ان کو کہ ان کے ملنے جلنے والے ایڈمنسٹریشن بڑے اچھے طریقے سے چلاتی ہیں. جی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب میں آتا ہوں سوشل سیکورٹی کی طرف, کیونکہ آپ نے سوشل ویلفیئر میں بھی کام کیا, یہ بھی سوشل اس میں ملتا ہے. اب مختلف اداروں میں آپ کام کر چکی ہیں, آپ ویمن کے اوپر بھی کام کر چکی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر چکی ہیں, سوشل ویلفیئر میں بھی, CM ہاؤس میں بھی آپ کام کر چکی ہیں. یہ سوشل سیکیورٹی کا ادارہ یہاں پہ آ کے آپ کو بالکل مختلف کام لگا, یا کیسا محسوس کیا کہ یہ الگ ہے بالکل کام, یہاں پہ آ کے یہ کرنا چاہیے, کیسا لگا یہ ادارہ آپ کو؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہ بہت سملر ہے, کیونکہ بیسکلی جو سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ ہیلتھ سروس ڈلیوری کا ادارہ ہے, جس میں کہ ہیلتھ میں میرا تجربہ بہت کام آ رہا ہے. سو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا اس لحاظ سے یہ ڈفرینٹ میں کہوں گی کہ اس میں لوگوں کی امداد کا, ورکرز کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کا ایک وسیع موقع موجود ہے. اس میں جو ادارے کا ہیڈ ہے وہ ورکرز کی فلاح کے لیے, ان کی طبی سہولیات کے لیے, مالی سہولیات کے لیے ایک مرتب اور جامع قسم کا سسٹم ہے, جس کو کہ اگر صحیح طور پہ چلایا جائے تو بہت لوگوں کا فلاح ہو سکتا ہے. جو ورکرز ہیں, آپ نے بات کی علاج معالجے کی, کون سے ورکرز جو ہیں جو اس سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹلز ہیں, ڈسپینسریز ہیں, وہاں سے کون سے ورکرز علاج کروا سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی طور پہ جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا آرڈیننس ہے 65 کا, وہ یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ جس بھی صنعتی یا کمرشل ادارے میں 5 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں, وہ سیکیورڈ ورکرز کی اس میں لسٹ میں آئیں گے. 5 سے زیادہ جو جی 5 یا 5 سے زیادہ, وہ سارے رجسٹرڈ ہوں گے اور وہ ادارہ رجسٹرڈ ہوگا, اور وہ ادارہ ان کا کنٹریبیوشن پے کرنے کا ذمہ دار ہے, جس کی بنیاد پہ ان کو تمام مالی اور طبی سہولیات ہمارے ہسپتالوں میں. لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ. اگر بات کریں, ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر بہت ساری دکانیں, شاپس ایسی ہیں, چلے آپ بات کر لیں, بہت بڑی بڑی جو ملیں ہیں, فیکٹری ہیں, ان کی تو بات کر لیں. یہاں پہ شاپس ایسی ہیں, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ 20 25 30 ملازم ہیں, 50 وہ رجسٹر نہیں کرایا ہوا سوشل سیکورٹی سے. تو پھر وہاں پہ سوشل سیکورٹی کا ادارہ جو ہے وہ ایکشن کرتا ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں, ایسی پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے, لیکن اس کے اندر پھر ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں جن کو ہم ریکوری ڈائریکٹریٹس بولتے ہیں, ان کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, ان کے سب آفیسز موجود ہیں. ہم تمام اداروں کی جو کہ رجسٹرڈ ہیں ہمارے ساتھ, ان کی لسٹ مینٹین کرتے ہیں,
اور جو اپنا ماہانہ کنٹریبیوشن ادا نہیں کرتے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. اگر اس کے باوجود وہ ادا نہیں کرتے تو پھر قانونی طور پہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ان کا چلان کریں. 66 آرٹیکل ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم ان کا چلان کریں اور متعلقہ ادارے میں جمع کریں. آپ کو لگتا نہیں یہاں پہ آپ کا ادارہ جو ہے, آپ نے آ کے ابھی بہت عرصہ تو نہیں آپ کو ہوا یہاں پہ آئے ہوئے, کہ اس جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کا اسٹرانگ ونگ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ لوگ جا کے چیک کرتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ ونگ نہیں ہے آپ کا, اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اعجاز, بہتری کی گنجائش ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہے, تو اس چیز کو اب ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بہت اچھا ویژن ہے ایز آف بزنس کا. ہمارے چیف منسٹر اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے منسٹر صاحب اس بارے میں بہت کین ہیں, بہت روبسٹ اور ایکٹیو ہیں. تو بہتری کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ ہم یہ گنجائش پیدا کریں گے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں سے دیکھیں, پاکستان کی بات کریں تو ہم سارے پاکستانی ہیں, لیکن جب صوبوں کی بات ہوتی ہے تو پنجاب کے پی کے بلوچستان سے یہ بھائی ہے نا, تو ایک بھائی بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی جو کچھ لے کے گیا, یہ تو اچھی بات ہے. انہوں نے بھی بہت ہمیں دیا. یہ مل جل کے ہوتا ہے نا, مل جل کے ہوتا ہے ساری چیزیں. تو آپ مالی اس کا پوچھ رہے تھے, 11 فنڈ کی بات کر رہا ہوں. 11 ایکچولی وی ہیو 11 ہیڈز جن کے اندر ہم ان کی مالی معاونت کرتے ہیں. فیونرل گرانٹ ہم دیتے ہیں ورکر اور اس کے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم طبی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اس کے بعد جہیز کا جیسے آپ نے بتایا, اور اس قسم کے تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. سو ٹوٹل 11 ایسے ہیڈز ہیں جن میں ہم ان کی کرتے ہیں. اچھا, یہ پروسیس جو ہوتا ہے, اور یہ سارا ہم نے آن لائن شفٹ کر دیا. آن لائن کر دیا. لیٹ می ٹیل یو کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے موبائل سے لاگ ان کرے گا اور آن لائن اپلائی کرے گا, اور آن لائن وہ پیمنٹ اس کے بینک اکاؤنٹ میں چلی جائے. ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو واک ان دی آفس اور وہاں فارم شارم بھرنے کا سب سلسلہ ختم. یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو ایپ بہت اچھی ہے یہ جو آپ نے متعارف کروائی ہے. ابھی تو آٹومیشن کا آغاز ہے جی, ابھی انشاءاللہ آپ آگے دیکھیے. وہ بڑا آج کل شور شرابہ ہے باہر آٹومیشن کا, وہ میں اس طرف آؤں گا. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں آپ مہیا کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار ابھی تو آپ نے یہ بڑا آسان کر دیا. یہ ایک جو ورکر ہے وہ صرف اپنا علاج کروا سکتا ہے یا اپنی فیملی ممبرز میں سے بھی کسی کا کروا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور آپ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی 1 ملین پلس رجسٹرڈ ورکرز ہیں, اور ان کے کوئی 61 لاکھ کے قریب. 1 بلین یا ملین؟ ملین. ٹھیک. اور 61 لاکھ سے زائد ان کے فیملی ممبرز ہیں, ڈپینڈنٹس, جس میں بیوی, بچے اور پیرنٹس. بیوی, بچے اور پیرنٹس آتے ہیں. ٹھیک. یہ تمام جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کا فری آف کاسٹ ان کا اندراج کرانا پڑتا ہے؟ جی بالکل, اندراج کرانا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ورکر جو ہے جس طرح گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, ورکر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی پیچھے جو ورثہ ہے کوئی سوشل سیکورٹی کو ہیلپ کرتا ہے ان کی, یعنی؟ جی بالکل. ڈیتھ گرانٹ کا جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ گاڈ فوربڈ اگر کسی ورکر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لواحقین کو امداد دی جاتی ہے, پلس اگر ڈپینڈنٹ میں سے خدا نخواستہ کوئی اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی امداد موجود ہے. اتنا اچھا ادارہ, مطلب جو کام کر رہے ہیں اسپیشلی عام آدمی کے لیے, عام ورکر کے لیے جس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم اگر بات کریں تو نچلے سطح پہ بہت غربت ہے جی. اور ایسے لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کینسر کے علاج کی اگر بات کریں وہ نہیں کروا سکتے. آپ نے ٹرانسپلانٹ کی بات کی, وہ کڈنی کا وہ کروا ہی نہیں سکتے کچھ ایسا سلسلہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں ہے, وہ ٹیسٹ تک نہیں کروا سکتے. اگر ایک ٹیسٹ کرائیں گے تو پوری سیلری مہینے کی ادھر چلی جائے گی. یہ ادارہ اتنا اچھا ہے, اس طرح کام کر رہا ہے, تو کیا گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اس کا, یا گورنمنٹ جو ہے یہ پرائیویٹ لوگ جو ہے جتنے آپ نے کہے ان سے لے کے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اعجاز, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ایک پینی بھی نہیں لیتے. پیسی کا ادارہ, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, آپ ایک پائی نہیں لیتے؟ جی. پیسی کا ادارہ کیسے چلا؟ اپنے فنڈز خود جنریٹ کرتا ہے. کیسے؟ یہ جو کنٹریبیوشن ہمارے پاس آتا ہے یہ مین سورس ہے ہمارے فنڈز کا, جو ہم پھر آگے اپنے ورکر. کیا اتنا فنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا؟ دیکھیں نا, آپ نے بتایا کہ اتنے لوگ جو ہے علاج معالجہ کروا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ نے فنڈز رکھے ہوئے ہیں, مالی معاونت بھی کرتے ہیں, تو اتنا فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے؟ جی, ہمارے پاس ایک تو کنٹریبیوشن کا ہیڈ ہے جو
हमारे पास आता है, फिर हम उस पैसे को अच्छी प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं जिसके प्रॉफिट्स हमें अच्छे आते हैं, और उसकी ऐसी माली प्लानिंग की जाती है कि सबको इससे फ़ायदा मिल रहा है, वर्कर्स को और उनकी फैमिलीज। सोशल सिक्योरिटी है क्या, ये आम वर्कर को फायदा कैसे देता है, इसका बनाने का मकसद क्या है, इस हवाले से बात चल रही। अभी ये हमारी नामुकम्मल गुफ्तगू है, क्योंकि असल बातें तो मैडम साहिबा से हमने पूछनी है कि क्या क्या ये लोग जो हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उसके आम वर्कर को नुकसान क्या होते हैं, और वो जो नहीं करवा रहा उसको क्या नुकसान होते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद ये सारी बातें जो है मैं अपने नाजरीन को मैडम अमरीन साहिबा के ज़ुबानी जो है सुनाऊंगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पंजाब के अंदर जो प्राइवेट इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके और उनकी फैमिली के हवाले से कि उनको सोशल सिक्योरिटी का इदारा क्या फैसिलिटीज़ जो देता है, क्या क्या उनका तरीक़ाकार क्या है, उसके ऊपर बात हो रही थी। अच्छा मैडम, ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये सारा जो आपने बताया कि ये भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर रहे हैं, तो अभी ये एक ऑर्डिनेंस आपने बताया, क्या आपने आके जिस तरह एक एप्लीकेशन जो है वो आपने बताई कि घर बैठा ही वो कर सकते हैं बंदा, क्या ऐसा वर्कर्स के अंदर शौर को ऐसी आप वर्कशॉप्स नहीं कराते कि जो जैसे आपने कहा कि 5 या इससे ज़ायद वर्कर्स जो काम करते हैं वो आपके जुरिडिक्शन में आते हैं, तो वर्कर्स जो है वो खुद उनसे कहें कि हमें भी जो है रजिस्टर करवाएं, हमें क्यों नहीं करवाता? क्या ऐसी अभी तक कोई वर्कशॉप्स नहीं करवा रहे, ऐसा शौर पैदा नहीं कर रहे, ऐसी कोई मुहिम नहीं चला रहे सोशल मीडिया पे, या वैसे लोगों को आगाही देने के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है, कोई ऐसा एजेंडे में है आपके? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि वर्कर अगर अपने हकूक़ के बारे में अवेयर होगा तो ही वो उसको मांग सकेगा और आगे अपनी बेहतरी के लिए सोच सकेगा। तो इसके लिए हम प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम चलाएं, उनको बताएं, अवेयर करें, ताकि वो खुद भी अपने हकूक़ के बारे में अवेयर हो सकें। तो आपके हवाले से मेरी अपील है कि ऐसे तमाम वर्कर्स जो किसी सनती और कमर्शियल अदारे में काम कर रहे हैं वो इस बारे में सोचें और अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना और अपने घर वालों का फ़ायदा उठाएं। शायद उनको डराया जाता होगा कि ऐसी आवाज़ उठाएंगे तो उनको उस इदारे से फ़ारग कर दिया जाए, बेरोज़गार कर दिया जाएगा, हो सकता है इस वजह से वो आवाज़ उठाते हो। मेरा ख्याल है कि किसी डर की वजह से तो अपने हक को छोड़ना नहीं चाहिए। एक आवाज़ उठेगी, दबेगी, 2 उठेंगी, फिर 10 उठेंगी। सो इस सिलसिले को मेरा ख्याल अपने हक के लिए अगर वो खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? सोशल सिक्योरिटी के इदारे में जो वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम करवाने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए ये महकमा क्या इक़दाम उठा रहा है? ये महकमा है ही वर्कर्स के लिए है, वर्कर्स के फलाह व बहबूद के लिए है। तो हम टाइम टू टाइम अपने लॉज को भी देखते रहते हैं, अपनी चीज़ों को, रूल्स को भी हम देखते हैं, ताकि जहाँ भी बेहतरी की गुंजाइश निकलती है। अभी आपके नॉलेज में होगा कि रिसेंटली हमने एमनेस्टी और सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई। इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा गर्दिश कर रही है बाहर, ये एक लोगों के ज़हन में है कि ये है क्या, इसको ज़रा वजाहत से बता दीजिए। जी मैं इंतजार कर रही थी कि आप मेरे से ये सवाल करें कि एमनेस्टी स्कीम क्या है और वो सेल्फ असेसमेंट ये है क्या चीज़? बिकॉज मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक ब्लेसिंग समझते हुए अवेल करना चाहती हूँ और सबसे अपील करना चाहती हूँ कि मज़दूर के लिए, वर्कर के लिए, फलाह के लिए इस इदारा के पास जो प्लान है वो एक बहुत शानदार प्लान है। और ये आप समझते हैं कि कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका वर्कर खुशहाल और सेहतमंद नहीं होगा। तो उसके लिए हमने ये 2 स्कीम्स मुतारिफ कराई हैं। 30 जून तक हमारी एमनेस्टी स्कीम है जिसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू है इदारों की तरफ वो लेना है। पिछली जो पेनल्टी है, जो एरियर्स हैं, बकाया जात हैं, वो इस एमनेस्टी में हमने माफ़ कर दिए हैं। फाइन वगैरह जितने वो माफ़ जी, ये तकरीबन 5.5 बिलियन का पैकेज है जो कि रिलीफ हमने अपने इदारों को दिया है। ये आप जब से आई हैं, ये मुतारफ कराई है, इसका फायदा क्या हो रहा है? 5.5 अरब। ठीक है, इसका फायदा कितना फायदा हुआ इदारे को? क्या इस स्कीम से लोग इदारे जो है फायदा उठा रहे हैं या अभी नहीं समझ आ रही किसी को?
देखिए उनको फ़ायदा उठाना चाहिए. अगर किसी ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं अपील करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं. नहीं, फायदा ले रहे हैं लोग, आ रहे हैं, नहीं अभी स्टार्ट आ भी रहे, जी बिल्कुल आ भी रहे, ठीक। रिस्पॉन्स आया है हमारे पास. लेकिन मेरी ये अपील है और मेरी ये ख्वाहिश है कि 30 जून तक इससे फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें. ये उनके लिए भी बेहतर है और मजदूर के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि 30 जून के बाद जो मजदूर के अलावा मैम देखे ना, इसमें जो ऑनर है उसको भी तो फायदा है ना उसमें, उसके पैसे बच रहे हैं, देने तो है, लेकिन कानून जो है वो फिर हरकत में आएगा. जी बेशक, मैं यही कहने वाली देना तो है ही ना जी, मैं यही कहने वाली फिर और तरीका का इस्तेमाल किया जाएगा. जी बिल्कुल, ऐसे प्यूनिटिव एक्शंस हमारे लॉ में, हमारे रेगुलेशंस में, हमारे एक्ट में मौजूद है जिन पे फिर हम कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर का फलाह तो हमने करना है. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश है, हमारे मिनिस्टर साहब इस पे बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, तो ये तो इंशाल्लाह हम करेंगे. चलिए अल्लाह करे ये कामयाब हो. ये बात सच है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इस पे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं. चीफ मिनिस्टर साहब का भी है, स्पेशली आपके जो लेबर मिनिस्टर साहब हैं नियाजी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस पे. अंसर मजीद नियाजी साहब बड़ा लोगों में जाके शऊर उन्होंने, और सच ये है मैम के इस हुकूमत में आके ये पता चला कि ये सोशल सिक्योरिटी उस वक्त उन लोगों को पता था जो लोग इससे सहूलतें लेते थे. जिन लोगों को रजिस्टर्ड करवाया था वो जाते थे, मुझे तो इतना पता है नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है, पता नहीं क्या काम है उसका, वहाँ पे जाके पता नहीं ये क्या है, किसी मिल वालों ने बनाया हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता था गवर्नमेंट का इदारा है. लेकिन इस गवर्नमेंट में आपके पता चला कि ये सोशल सिक्योरिटी है क्या, और आप मजीद जो है दिन ब दिन इस पे हो रही है. आपके मुतलका नहीं है, लेकिन मुझे दुख से कुछ चीज़ें बड़ी खुशी से कहना पड़ रही है कि जिस तरह अंसर मजीद नियाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें क्या, हम क्यों कंजूसी करें अल्फाज में, हमें तारीफ करनी चाहिए. साकिब मनान साहब कमिश्नर साहब रह के गए, अब वो फैसलाबाद रीजन के कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़ा इस इदारे के लिए अच्छा काम किया. उसके बाद स्पेशली तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब, पता नहीं आजकल कहाँ हैं, मेरी तो एक ही मुलाकात हुई है, लेकिन लोग बताते थे, वर्कर्स बताते थे, और जो लोग उस इदारे में काम कर रहे हैं वो बताते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बल्कि यहाँ तक सुना है कि वो मैट्रेस भी यहाँ पे रख लेते थे. उसके बाद ये दुख वाली बात है कि तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब गए, तो उनके बाद सैयद बिलाल हैदर साहब जी कमिश्नर आ गए. उन्होंने जो काम किया था, जो लेबर मिनिस्टर सब काम कर रहे थे, जो साकिब मनान सब करके गए, और जो नए जिस तरह आप ऐप्स और इतनी चीज़ें, ये एमनेस्टी स्कीम मुतारफ करा रही है, तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब ने भी ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें मुतारफ कराई, सब पे पानी फेर दिया. ना उनसे वो बाहर के वर्कर्स खुश, ना इदारे के वर्कर्स खुश. उनको जो है बिलाल हैदर साहब, उनको यही नहीं पता था कि ये रेशनलाइजेशन उन्होंने की, उनको ये नहीं पता था कि जो वर्कर्स है इसको कहाँ पे काम करवाना है, यहाँ पे कितने वर्कर्स होने चाहिए, यहाँ पे इनकी ड्यूटी क्या है, इनसे कैसे लेना है. वो पता नहीं इंतकामी कार्रवाई करने आए थे सोशल सिक्योरिटी में, और मेरी इतलात के मुताबिक है, मैं भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन बिलाल हैदर साहब तो मेरे साथ किसी टेली चैनल पे जाके किसी और जगह पे मेरे साथ मुनाजरा कर ले, मेरे साथ बैठ जाए, मैं साबित कर दूंगा कि उन्होंने इस इदारे की जो है नाकामी के लिए कितना काम किया. पता नहीं कोई बाहर से एजेंडा लेके आए थे कि इस इदारे को फ्लॉप करना है, इस इदारे के लिए. देखिए मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर से सुन, मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं जब इस इदारे में, पहले ना शायद दुख होता, मैं इस इदारे में काम करते हुए देखा, इस इदारे का काम देखा कि आम लोगों के लिए क्या है. फिर ऐसा बंदा है जो उसको तबाह बर्बादी करे. और मेरी इतलात के मुताबिक है कि उस वक्त सेक्रेटरी जो थे अहमद जावेद काजी साहब, उनका बड़ा किरदार था, उसके पीछे अशीर बात थी, उन्होंने यहाँ लेके आए. मैं भी रॉन्ग हूँ, उनका सेक्रेटरी साहब का ना हो, लेकिन बिलाल हैदर साहब ने कोई जो है वो एक कदम पीछे नहीं रहे इसकी तबाही के लिए. तो अल्लाह ने बचाया, क्योंकि ये अवाम की फलाह के लिए था, आम लोगों की फलाह के लिए था, तो अल्लाह का शुक्र है ये इदारा बच गया. तो मैं बहुत ज़्यादा वर्कर्स के लिए सॉरी बोल गया, मुझे शायद इतना नहीं बोलना चाहिए था, इसके लिए सॉरी. तो क्या आप जो ये मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स और इस तरह की एमनेस्टी स्कीमें जो है मुतारफ़ करा रही हैं, तो आप एजेंडा क्या लेके ये आई है कि जो चीज़ें पीछे धब्बा लग गया इस इदारे के ऊपर, उसको ख़त्म करना है, उसको धोना है, उसको वॉश करना है, दोबारा से इस इदारे को फाल करना है, या आप भी कहीं बिलाल हैदर साहब की तरह लहरों में बह जाएंगे? देखिए, मेरा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि इस इदारे की बेहतरी के लिए काम करूं, वर्कर्स के फलाह के लिए काम करूं, और मेरे अंदर जितनी काबिलियत और कैपेसिटी है मैं उसको ऑप्टिमल लेवल पे यूज़ करके
वर्कर्स के फलाह के लिए, इदारे की बेहतरी के लिए काम करूं. दिस इज माई ओनली एज. जो सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरियां हैं, इनमें जो चीज़ें गैप आया था उनको फिल करने की कोशिश करी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने महकमे के किसी बंदे के बारे में कोई नेगेटिव गुफ्तगू करें, लेकिन वो जो गैप आया था, मैं कह रहा हूँ, ये आप नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी तारीफ की, जिस बंदे ने गलत काम किया है, मेरा हक बनता है कि वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस इदारे के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ. ये अल्लाह ने मुझे दी है और ये अगर इस जगह मीडिया में लेके आए तो इसी वजह से कि मैं लोगों की आवाज़ बनूँ. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं तारीफ़ करूँ उसकी, अगर अच्छा नहीं कर रहा तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूँ. मुझे ये हक बनता है कि मैं उसका बिल्कुल पहलू, असल चेहरा जो है आवाम के सामने लेके आऊँ कि असल चेहरा ये है. तो उन्होंने जो ऐसा हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत नेगेटिव था उस वक्त, मेडिसिन नहीं मिल रही थी वहाँ पे, मतलब मैं क्या, एक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा उसके ऊपर अगर कर दिया. तो आप उसकी बेहतरी के लिए क्या कर रही है, वो जो वो खराब करके गए सिस्टम सारा? देखिए, उस पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी. मैं राय नहीं जानना चाह रहा, मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कर क्या रही हैं. जी, मैं जो करना चाहती हूँ और जो मेरा है वो मैं आपको बता सकती हूँ. जी जी बिल्कुल. अभी हमारी रिसेंटली 151st गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है और उसके अंदर हमने मजीद बेहतरीन के काम और प्लान्स किए हैं, अप्रूवल्स दिए हैं. हमारे मिनिस्टर चेयरमैन हैं इस गवर्निंग बॉडी के, और हमने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है. जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा, सुना होगा, साहिवाल, कसूर और झंग, ये हॉस्पिटल्स हमने अपग्रेड किए हैं. कितने कितने बेड की होगी? ये हमने कैपेसिटी इनमें 25 की रखी है. 10 ऑनवर्ड्स हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे एज पर नंबर ऑफ पेशेंट्स. सबसे बड़ा तो आपका ये जो मुल्तान रोड लाहौर में है, सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड जी. एंड आई वुड इनवाइट आजम गार्डन शायद वहाँ पे है जी. मैं आपको इनवाइट करूंगी कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप किसी दिन आप वहाँ जाएं. उसके साथ हमारा रहमतुल लिल आलमीन का कार्डियोलॉजी ब्लॉक है, उसको हमने ऑटोमेट किया है. जो अभी ऑटोमेशन का जिक्र हो रहा था ना जी, उसमें हमने वर्कर्स को ई कार्ड्स मुहैया किए हैं. ठीक है. और मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह. मजीद चंद हम पायलट कर रहे हैं इसको, ताकि जो इनिशियल हर्डल्स और ग्लिचेस हैं उसको हम देखें और फिर अगला जो है उसको हम बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट करें. सो दिस इज द पायलट प्रोजेक्ट. इसमें वर्कर अपना ई कार्ड लेके जाएगा रिसेप्शन पे, वो ई कार्ड कंप्यूटर पे उसका नंबर, जो उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा वो आएगा, और देयर एंड देन उस वर्कर की पूरी डिपेंडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी. आखिरी कब विजिट हुआ, अब नेक्स्ट उसने किस डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने जाना है, विजिट है या पहले की है विजिट. एग्जैक्टली. फिर जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को पता होगा कि फलां पेशेंट इस पर्पस के लिए मेरे पास आ रहा है, कोई उसको रूम नंबर पूछने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑल देयर इन द स्क्रीन. फिर जब वो फार्मेसी पे जाएगा, अपनी दवाइयाँ कलेक्ट करेगा, तो उसके दवाइयों का पैक वहाँ पे तैयार पड़ा, पहले तैयार पड़ा जी. ये ऑटोमेशन जो है हमारी ये स्पिरिट है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दफा जाके देखें. सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान का ये इदारा जो हेल्थ का है उसके लिए ये पायलट प्रोग्राम है. जी, होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह. लेकिन आप PIC की अगर बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है. वहाँ पे भी अगर पेशेंट जाता है तो बहुत बेहतरी उसमें लेके आए हैं सारी चीजें. तो ये शायद वो जो आपने कहा पहले कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आप आई हैं तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो ये फायदा ये दे रही है ना आपको. जी, बस ये कोशिश ये है कि सहूलतें ज्यादा से ज्यादा. ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक चीज जाता है, ऑनलाइन चीजें चली जाती है, डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा है और वहां से उठ के जाता है और वहां पे जाके उसका वो लिफाफा, शॉप पर बैग तैयार होगा कि ये आपकी मेडिसिन है. अच्छा, ये आम वर्कर की तो बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके लिए इदारा क्या काम कर रहा है, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप? जी, ये बड़ा एक निगलेक्टेड पहलू था सो फार, लेकिन लकीली अब 2019 पे इसके ऊपर लेजिस्लेशन आ गई है. डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट हमारा बन गया है 2019 में. उसके तहत यहाँ भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ऑटोमेशन का एक तरीका, एक सिस्टम यहाँ पे भी बना दिया है कि डोमेस्टिक वर्कर अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है. उसकी कुछ मॉडलिटीज़ हैं जिनको बनाने के लिए हमने मुतल्लिका कमेटीज़ बना दी हैं. वो कमेटीज़
पीरियोडिकली मिल रही हैं, अपनी आउटपुट दे रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पे कोई उसके लिए क्या जो करवा रहा है ऑनलाइन या यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, क्या करें तो वो आप यहाँ? देखिए, इसमें ILO की मदद से मिलके हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है वर्कर्स की, डोमेस्टिक वर्कर्स की। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे साथ वर्किंग पार्टनर्स हैं और हमने रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया। 3 एरियाज को लाहौर में हमने टारगेट किया, बहरिया टाउन, वेलेंशिया एंड सुई गैस सोसाइटी। ठीक है। मॉडल के तौर पे, पायलट के तौर पे हम यहाँ के डोमेस्टिक वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। तो वो वर्कर्स जो है जी, वो उनकी सोसाइटी पे करेंगे? सोसाइटी से मुराद जो जैसे बहरिया टाउन का है? नहीं, सोसाइटी नहीं, ये सिर्फ इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक, सॉरी मैं डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना। फिर आपने कहा कि इनको पायलट के तौर पे लिए है, तो उनका जैसे मतलब मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पे काम कर रहा है बंदा, वो तो दे रहे हैं, वो उनका पे कौन करेगा? जी, मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि आपका अगर कोई घरेलू स्टाफ है उसकी कंट्रीब्यूशन आप देंगे और आप जो कंट्रीब्यूशन देंगे, आपका तो 5 आता है, अगर 1 या 2 है तो उसका क्या करेंगे? जी, डोमेस्टिक वर्कर 5 का असूल तो हमने सनती और कमर्शियल इदारों डोमेस्टिक के लिए 1 भी क्रॉस, डोमेस्टिक इज समथिंग एल्स, तो उसके लिए कुछ लेस भी करेंगे आप जो ले रहे हैं उसमें? जाहिर है एक घर में कोई काम कर रहा है तो जो इंडस्ट्री है वो तो पे कर सकती है वो सारा, उसके लिए कोई रेट कम रखा हुआ है, उतना ही रखा हुआ है? मैंने जैसे आपको बताया, इसी की सहूलतें देंगे तो लोग करेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसी की मॉडलिटीज अब तय करना बाकी है, क्योंकि हमने कुछ चीजों को मोनेटाइज कर दिया है। जैसे कुछ ऐसा घरेलू स्टाफ है जो घर के अंदर रिजाइड करता है, कुछ ऐसा स्टाफ है जिसको आपने यूटिलिटी बिल्स की सहूलत दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली फिर उनकी वेज डिटरमिन होगी एंड अकॉर्डिंगली फिर उनका कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। अगर ये लोग इस चीज को समझ जाएं कि इदारे का मकसद क्या है, इसमें फायदे क्या क्या हैं आम आदमी के, देखिए पे तो कर रहा है वो उसका कोई ना कोई तरीकाकार बना ले। अगर ये कर लेते हैं तो इदारे में हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें जो है उन पे काम अच्छा हो सकता है। इजाज़ इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये ऐड करूं कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितनी फिलंथ्रॉपी करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन बड़े ममालिक में से है जहाँ पे फिलंथ्रॉपी बहुत होती है, लोग फलाह के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो ये भी फलाह की एक फॉर्म है कि आपका जो सनती इदारे का स्टाफ है, कमर्शियल इदारे का जो स्टाफ है, आप उनके लिए भी तो फिलंथ्रॉपी करें ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। यही चीज जो है, यही शऊर जो आगाही मुहिम मैंने कहा था, यही लोगों को बताने की जरूरत है कि यहाँ पे आपका पैसा जो दे रहे हैं जी, ये जाया नहीं होगा जी। यही मेरा भी आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि देखिए इदारे बुरे नहीं होते जी। अच्छा बुरा कोई एक फर्द आता है तो वो हर घर में भी होता है, मुआशरे में इर्द गिर्द हर महकमे में होता है, वो चला जाता है, लेकिन इदारे बुरे नहीं होते। अगर ये इदारा काम कर रहा है, देखिए ये बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये अल्लाह पाक की देन है कि यहाँ पे फलाह के लिए बड़ा काम किया जाता है। यहाँ पे आप देख लें, जब भी कोई कुदरती आफत आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो ये बढ़ चढ़ के हमारी आवाम हिस्सा लेती है। कोई उसमें कोई बिजनेस कम्युनिटी का है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पीछे नहीं रहता। सबकी कोशिश होती है कि हम फलाह का काम बढ़ चढ़ के ये अगर हम शऊर दे दें, उनको ये दे दें कि आपका पैसा जो यहाँ पे आ रहा है वो जाया नहीं होगा। और देखिए मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमने सेल्फ असेसमेंट की एक स्कीम मुतारिफ कराई है कि आप सेल्फ असेस करें कि आपके पास कितने वर्कर्स हैं और आपने कितना कंट्रीब्यूशन। ये भी फलाह है ना जी, ये भी फलाह। अगर आप सेल्फ असेस्ड हैं तो जो आपकी इंस्पेक्शन है, जो आपकी जांच पड़ताल है, उसमें हम उनको सहूलत देंगे। और मैं आपको ये भी एक सर्कल बताऊं कि जो इदारे चैरिटी बिगिंस एट होम वाली फिलॉसफी पे अमल करते हैं, अगर वो अपने वर्कर पे स्पेंड करेंगे तो वो वर्कर हेल्दी होगा, वो वर्कर हेल्दी होगा तो वो वर्कर हैप्पी होगा, वो हैप्पी होगा तो उसकी आउटपुट मैक्सिमाइज होगी। सिर्फ यही सो अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ? मालक को हुआ ना। देखिए मालक वो जात है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक तकसीम की हुई है जो दुनिया में अगर किसी को मालक बनाया ना, उसका जब वर्कर जो है ना वो खुश होता है ना, तो अल्लाह पाक उसके ऊपर एक बढ़ चढ़ के जो है हर एक को उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। और ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा
पर्सनली तौर पे, और मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमारे मुआशरे के अंदर ये बड़ा शऊर है और बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई कुदरती आफत आ जाए, जब भी कोई किसी जगह से कोई पुकारता है तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हमारी अवाम इस मामले में माशाल्लाह बहुत आगे है कि फलाह के लिए काम करते हैं। तो देखें, ये एक इदारा चल रहा है, बजाय कि ऐसी मुझे पता नहीं ये करना चाहिए, एनजीओज, कुछ फेक एनजीओज हमारे कुछ तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये कह लें कि 70% फेक एनजीओज काम कर रही हैं जो लोगों को लूट रही हैं। उनसे बचने के लिए एक गवर्नमेंट का इदारा बना हुआ है जिससे आप जाके इत्साफ कर सकते हैं कि पैसा कहाँ पे गया, कैसे लगा, हमारा पैसा ज़ाया नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ उन्होंने कर दी है कि आप पैसा भी ना ऐसे ना दें, आप अपने वर्कर की फलाह के लिए काम कर लें। तो ये बात सच है कि जब आपका वर्कर तंदुरुस्ती उसको होगी, आपके बच्चों को अच्छे तरीके से वो खिलाएगा, लाएगा, आपके अच्छे काम, बीमार अगर आपका वर्कर होगा तो 10 बीमारियां तो आपको लग जाएंगी। चले उसके लिए नहीं, अपने लिए ये काम कर ले, तो ये बहुत अच्छी है। मैं आपसे सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ जो है मैक्सिमम जिस तरह और तशहीर की जाती है, आगाही मुहिम चलाई जाती है, इसमें भी स्पेशली को बजट रखें ऐसा कि सोशल सिक्योरिटी जो है इसकी तशहीर की जाए, इसमें आम आदमी तक ये बात पहुंचे कि इसका इदारे का मकसद क्या है और ये डोमेस्टिक वर्कर जो है उसको कितना मैक्सिमम फायदा होगा। जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी एक मीडिया कैंपेन है इस सिलसिले में। हम हर कुछ दिन के बाद एक इश्तहार बड़ा बना के देते हैं कि एमनेस्टी की डेडलाइन में इतने दिन रह गए हैं, तो आप भी काइंडली इस पे हमें हेल्प करें, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करें ताकि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ऑन कैमरा आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह साहिवाल आपने कहा, कसूर कहा, झंग कहा, लाहौर कहा, हम जो है आप जहां भी हमें जिस टाइम बुलाएंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि इदारा पॉजिटिव काम कर रहा है। मैंने पहले कहा कि अगर एक बंदा कहीं पे गलत होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इदारा अच्छा काम कर रहा है ना, तो हमें चाहिए कि आवाम तक उसका जो है पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए कि इस इदारे का काम क्या है। तो आप हमें जब बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, हम चला पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम के लिए, इस इदारे की फलाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए मेरे इर्द गिर्द हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हाल हो रहा होता है, मैं देख रहा हूँ कि लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उनको सहूलतें नहीं मिलती। यहाँ पे मतलब अगर किडनी में, गुर्दे में किसी को मसला हो गया तो यकीन कीजिए कि मैं बस अल्लाह बाफर उनकी हालत देखें जाके क्या होती है वहाँ पे जाके, और वो एक मंजर देख के जो है ना इंसान एक मरता नहीं है कि ये कंडीशन है हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें। तो एक इदारा ऐसा काम कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें इलाज मुआवजे की बात हो रही है, अगर किसी को यहाँ पे सर्जरी, ऑपरेशन जो है वो भी किए जाते हैं इदारे? जी बिल्कुल किए जाते हैं। जैसे किसी को अगर हार्ट का इशू है उसका, या अभी आपने कहा कि किडनी के हवाले ट्रांसप्लांट का, ये सारी चीज़ें करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा रहमतुल आलमीन जो अभी सेंटर लाहौर मुल्तान रोड पे, जी मुल्तान रोड के साथ एफिलिएटेड है, आप अगर उसका विजिट करें तो आप वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर्स देखेंगे। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जहाँ पे हम महसूस करते हैं कि हम किसी भी एरिया में अभी कम हैं, ज़रा पीछे हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी हैं ताकि हमारे वर्कर को, हमारी लेबर को इसमें मसला पेश ना आए। यहाँ पे स्पेशली कोविड के हवाले से एक इस तरह कुदरती आफत आई, यहाँ पे एक बीमारी ऐसी आई जो है, तो उसमें मैं अप्रिशिएट स्पेशली करूँगा सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स को कि वहाँ पे वो बिल्कुल पीछे नहीं रहे। वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ शाना बशाना खड़े होके वहाँ पे लोगों को ट्रीट करवाई। ये बहुत अच्छा एक दाम, देखिए एक चीज़ बनी हुई है ना, काम आ गई ना गवर्नमेंट के भी, और आप जो आवाम है उनके भी काम, बेड्स काम आए, वही हमारे वार्ड्स काम आए, वही हमारे डॉक्टर्स उस ड्यूटी पे मामूर हुए। मेरा ख्याल है ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा कुछ चीज़ें रहती हैं। देखिए मैं खुल के आप बता, जिस तरह डोमेस्टिक वर्कर की बात हुई कि डोमेस्टिक का मतलब क्या है, किस तरह आम वर्कर जो है, मैं गुजारिश करूंगा इस तरह खुल के जो है आप चीज़ वाज़ेह वजाहत के साथ, जिस तरह आम आदमी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आम आदमी के लिए है कि आम आदमी समझे, खुल के चीज़ें आप फरमाएं कि आम आदमी को समझ आ जाए कि ये इदारा है क्या, और ये जो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, ये क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये आप बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इदारे की तरफ आ जाएं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम
बैक नाज़रीन, हमारे साथ कमिश्नर पैसे सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम अमरीन साजिद साहिबा, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, खुल के आज बातें हो रही हैं कि ये इदारा है क्या, ये वर्कर जो मुख्तलिफ स्कीमें मुतारफ़ कराई जा रही हैं, इसका फ़ायदा क्या, क्योंकि आम आदमी को स्कीमों की समझ नहीं आती स्कीमें हैं क्या। तो वो मैं स्पेशली मैडम से रिक्वेस्ट की कि आप खुल के जो है इसके बात करें। तो मेरे ख्याल में वर्कर्स के अलावा इस इदारे के जो वर्कर्स हैं उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि ये भी खुश हैं या नहीं। हम बात तो कर रहे हैं कि एक इदारे में जो है वर्कर खुश होंगे तो ये पूछा भी जाएगा, अगले जहान भी ये सवाल होगा। तो यहाँ पे एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी जो अपनाई गई उसके हवाले से बड़ी जो है चीज़ें हुई, इसके ऊपर आप इसकी बेहतरी के लिए क्या काम कर रही हैं, क्योंकि ये वर्कर्स के अंदर बड़ी एक चीज़ जो है हो रही थी, तो इसके ऊपर कोई काम किया आपने जब से आई हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी हमारी रिसेंटली 151st GB की मीटिंग हुई है। रैशनल तहफ़्फ़ुज़ात थे ना वर्कर्स को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बल्कि एक नहीं बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और या शायद ये मेरे भाई वो बिलाल हैदर साहब के दौर का ये एक वाक़या होगा। जी, मैंने देखा है कुछ अखबारों में ख़बरें आई हैं, हमारे वर्कर्स फेडरेशन लेबर्स उनकी कुछ मुज़ाहिरे एहतजाजी वो भी मेरे देखने में आए हैं। लेकिन जैसे मैं ये सारे फ़ैसला लिया गया था 150वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि एक 151st मीटिंग अभी हमने रिसेंटली की है, और जो हम समझते थे कि वर्कर्स की फलाह के लिए, इदारे की बेहतरी के लिए फ़ैसले थे, वो हमने इस मीटिंग में लिए हैं, और इंशाल्लाह जल्दी आपको इसके बारे में मीडिया के थ्रू पता भी चल जाएगा और लोगों के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा। हमें ये जो वर्कर्स हैं ना, इनके थ्रू ज़्यादा पता चले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, तो ये क्यों किए, क्योंकि कभी इन लोगों ने कभी मुजाहरे किए नहीं हैं। तो क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि इतना सालों से एक इदारा चल रहा है और ये इनको रोड्स पे आना पड़ा दूसरे लोगों की तरह? तो नहीं आना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में इसको अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, इसको मजीद इस पे गौर करें कि इसको किस तरीके से करना है। जी, हम इदारे और वर्कर की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां रहे। आपने जिस तरह कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे आप ये हॉस्पिटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो डिस्पेंसरियाँ हैं और हॉस्पिटल में कहाँ पे इसको बेहतरी के लिए, इसको वसी करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं? अभी कोई आपके आगे एजेंडे में हो कि इसको हमने आगे लेके चले? जी देखिए जज, लाइक आई सेड अर्लियर कि बेहतरी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। बिल्कुल 100% परफेक्शन आप कभी भी अटेन नहीं कर सकते। सो हमारी कोशिश और अच्छी बात यह है कि हम इसको कॉन्स्टेंटली बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माने में जो पैसी था वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले साल में नहीं होगा। टोटल इसको हम ऑटोमेशन पे लेके जाना चाह रहे हैं। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन से क्या फायदे होंगे ये जो आप लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये आजकल बड़ा सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया। ऑटोमेशन बेसिकली है क्या, और इससे फायदे क्या होंगे? देखिए, ये जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे वर्कर की सहूलत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारा विजन ये है, चीफ मिनिस्टर साहब का विजन ये है कि वो पेपरलेस एनवायरनमेंट चाहते हैं, और हमारी भी ये कोशिश है कि हम, जैसे मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशंस का वन विंडो कहूँगे, लाइन और कतार से बचा जाए, ये सिस्टम जी ये बेसिकली ये, और दूसरा जैसे मैंने आपको मोबाइल ऐप के बारे में बताया कि जो कैश बेनिफिट्स हैं, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन हो रही है, और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो 98% बल्कि 98.2% टू बी प्रिसाइज वो ऑनलाइन हम रिसीव कर रहे हैं। 87% ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑनलाइन अपने वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन जमा करा रहे हैं। सो दिस इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा है वक्त की बचत और ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर टाइम लेना है तो वो ऐप से ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, आपका जो ह्यूमन फैक्टर आपने एलिमिनेट कर दिया और आपने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी। इससे ज्यादा अच्छा और क्या है? मतलब ये जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक सहूलत पहुंचाने का नाम ऑटोमेशन है, और इसमें कहीं पे अगर कोई मतलब बिहेव का मामला था या कोई करप्शन, तो खैर इतनी ज्यादा नहीं सुनी इस महकमे में, अगर कहीं करप्शन की कोई रेशियो थी तो वो बिल्कुल 0% एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस की बजाय अगर आप ऑटोमेट कर देंगे, वो मजदूर जब दफ्तर में जाएगा नहीं, 4 लोगों से मिलेगा नहीं, घर बैठे बैठे उसका चेक ऑनलाइन उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
तो आप देखिए ना कितनी अच्छा, एक बड़ा वो मैं मतलब अफसोस भी है और उसमें खुशी वाली बात भी है और मज़ाहिया भी है कि मैडम आई, इस इदारे में ज्वाइन किया और आते ही कब्जा माफिया से वास्ता पड़ गया। इस जालिमों ने एक ऐसे इदारे को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर साहब ऐसे इदारे को भी नहीं छोड़ा जो इदारा आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुल्तान रोड मेरे वहाँ पे जो आपका सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है उसके कहीं 2 कनाल की अराजी पे कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया था और आते ही मैडम को वो मिल गया जनाब टास्क इसको खाली कराना है और फिर आपकी सरपरस्ती में वो ऑपरेशन हुआ, उसका क्या बना? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था पैसी का, जिस पे ये कमर्शियल लैंड है बाय द वे, बहुत एक्सपेंसिव, और इस पे काफ़ी अरसे से कब्जा था और ये चला आ रहा था। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने, मेरी टीम ने इसमें एफर्ट की और अल्लाह का करम हुआ, हमने ये ले लिया कब्जा, इसका कब्जा ले लिया। अभी आपके वो जी हमने बाउंड्री वॉल बना दी है और हम उसको कुछ फर्दर भी डेवलप करने का प्लान है। उस पे क्या 2 कनाल कमर्शियल है क्या प्लान? उसमें अभी लेट्स सी, इसके बारे में हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल इसको हमने अच्छा, कोई ऐसा नहीं सोच रहे जैसे ये कमर्शियल आपके पास लैंड मौजूद है यहाँ पे, मतलब मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा आपका बोर्ड जो है, बॉडी जो है, वो ऐसा नहीं सोचती कि ऐसी जगह जो कमर्शियल आ रही है उन पे कोई प्लाजा बना के, कोई शॉप्स बना के या कोई ऐसी और चीज बना के जिसका रेवेन्यू जो आए वो सोशल सिक्योरिटी इदारे में आ जाए, मजीद बेहतरी हो सकती है? ऐसा कुछ आपका है? बड़ा अच्छा ये आइडिया है, इसके बारे में तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और इसकी जो फाइनल अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज द गवर्निंग बॉडी, हम उसमें लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर हो सका वो हम जरूर। मतलब ये जो बड़ा पेंडिंग इशू था कब्जे वाला, ये इस गवर्नमेंट और मोहतरमा मैडम अमरीन साजिद साहिबा को क्रेडिट इसका मिला ना, वो खाली करवा दी, मेरी टीम का क्रेडिट है। अच्छा, आप क्या सोच रही हैं इस इदारे के मामले में, इस सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, पैसे के हवाले से, कि आप ऐसा मैडम अमरीन साजिद साहब ऐसा काम कर जाएं कि वर्कर्स जो है वो मुद्दों याद रखें, एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाए कि डॉक्टर साहबा ये काम कर गई है इस इदारे की बेहतरी के लिए, वर्कर्स की बेहतरी के लिए, तो मुद्दों याद रखा जाए, सदियों याद रखा जाए, आपको वो एक बुक के अंदर नाम आपका लिखा जाए। क्या सोच रही हैं आपके ज़हन के अंदर? देखिए, आपने वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए काम किया, आपने हेल्थ के ऊपर काम किया, आपने और बहुत सारे महकमों में काम किया और बड़ी जानकर खुशी है कि वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लॉज जो बने, वहाँ पे जो रूल्स बने, उनमें आप शामिल हैं, आपके हाथ से बना। तो क्या इसकी बेहतरी के लिए भी कोई रूल्स ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं, वर्कर्स के लिए बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, इंसान को जहाँ भी जाए अपने फुटप्रिंट्स ज़रूर छोड़ने चाहिए, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी अच्छे छोड़ने चाहिए, बुरे छोड़ने। जी अच्छा तो अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे, तौफीक दे। हाँ। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ, या मेरा जो अपना पर्सनल वो ये है कि तमाम जो मुलाजमीन है पैसी के, उनको जितने भी केडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन का जो चैनल है उसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ठीक है। और जो उनके सर्विस रूल्स हैं उनको ज़रूर चैनलाइज होना चाहिए। मतलब सर्विस रूल्स बनेंगे तो प्रमोशन चैनल बनेगा। कुछ ऐसे आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर्स पोस्ट के, जो जिस ग्रेड में जिस नाम पे भर्ती होते हैं वो उसी पे रिटायर हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं है जी, प्रमोशन नहीं है, प्लस उनकी कोई फीडिंग कार्डर नहीं है, कोई ओपनिंग्स नहीं है आगे। तो वो मैं चाहती हूँ कि एक रियलिस्टिक सर्विस स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिसमें तमाम केडर्स की प्रमोशन ऑटोमेटिकली बाय टाइम, बाय सीनियरिटी ऑटोमेटिकली हो जाए, जिस तरह बाकी महकमे। मैडम, आपसे ये गुजारिश होगी कि आप जो अपने वर्कर्स हैं इस इदारे के, उनके लिए और ऐसे इदारे जो इसकी जुरिडिक्शन में आते हैं सोशल सिक्योरिटी में, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, नहीं हुए या हुए हैं जो, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए कि ये वो करें, ये काम कर लें, पाकिस्तान की लिए बेहतर काम होगा, पंजाब के लिए बेहतर काम होगा, इस इदारे के लिए बेहतर काम होगा और वर्कर्स जो हैं उनके लिए बेहतर काम होगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं आपकी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए 30 जून को हमारी एमनेस्टी ऑफ सेल्फ असेसमेंट, स्पेशली एमनेस्टी का जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इल्तमास है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप बढ़ चढ़ कर अपनी पे करें अपना, इसमें आपको एरियर्स माफ़ हैं। इससे बड़ी सहूलत आपको मिल नहीं सकती और शायद आइंदा कुछ अरसे तक ना मिले। मेरी भी खुशकिस्मती है
کہ مجھے ایسے ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا ہے جس سے کہ آپ بہت ساری دعائیں سمیٹ سکتے ہیں. تو ورکرز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں, اپنے مالکان سے رجوع کر کے اپنی رجسٹر ہو. اور صنعتی اور کمرشل اداروں کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ایمنیسٹی اور سیلف اسیسمنٹ اسکیم انٹروڈیوس کرائی ہے, براہ کرم آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس میں بھرپور حصہ لیں, بیکاز دس از اے ون ٹائم فیسلٹی, ون ٹائم ڈسپنسیشن. آپ کے تمام ایریاز 5.5 ارب کی یہ سہولت ہے جو پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے آپ کو دی ہے. برائے کرم اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے مزدور کے لیے اچھا ہے. اور میری آپ سے یہ درخواست ہے, پلیز اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, تعاون کریں, اپنے ورکر کو خوشحال بنائیں, پاکستان کو خوشحال بنائیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے بڑا کھل کے پیغام دیا اداروں کے لیے بھی, ورکرز کے نام بھی, اپنے ادارے کے ورکرز جو ہیں ان کے نام بھی. ناظرین, آپ نے بڑی کھل کے باتیں یہاں پہ اور بڑی کوشش کی کہ عام الفاظ میں آپ تک پہنچائی جائے تاکہ سمجھ سکیں کہ ڈومیسٹک ورکر کیا ہوتا ہے, آٹومیشن کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی کھل کے ہم نے کوشش کی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وقت کی قلت کے باعث ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پائے, بہت ساری چیزیں کمشنر صاحبہ سے پوچھنی تھی وہ نہیں پوچھ پائے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس تک پہنچے. یہاں پہ میں سب سے پہلے حکومت پنجاب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے جو ورکرز کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, جو پنجاب کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, تو اس کو یوٹیلائز کریں. اس کے لیے آپ عام لوگوں تک مہم ایسی چلائیں کہ عام لوگوں تک پہنچے کہ یہ اس کا ادارے کا مقصد کیا ہے, یہ جو ایمنسٹی اسکیمیں جو چلائی جا رہی ہیں اس کا کیا مقصد ہے. تو یہاں پہ تشہیر کے لیے اتنا تو حق بنتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ اس ادارے کو بھی تشہیری مہم میں شامل کریں اور اس کی آگاہی مہم چلائیں تاکہ عام لوگوں تک پہنچے. اور دوسرا میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پاکستان کے مخیر حضرات سے کہ دیکھیں کبھی بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے پاکستانی جتنے بھی تاجر ہیں, جتنے بھی یہاں پہ بڑے ذمہ دار ہیں, پولیٹیشین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یا باقی یہاں پہ تو یہ عالم ہے کہ ایک یہاں پہ ہمارے جب ایسا وقت آتا ہے تو ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا, اگر ان کے پاس چیز ہے تو وہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا دوسرا بھائی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہاں پہ اتنا جذبہ ہے, تو اس جذبے کے تحت جو مخیر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, پتہ نہیں سوشل سیکورٹی کا یہ ایجنڈا ہے یعنی یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ آ کے جو ہے فنڈز دیں, فنڈ ریزی کریں تاکہ عام لوگوں تک بھی, صرف یہ نہیں کہ جو رجسٹرڈ ہیں, عام لوگوں کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور عام لوگوں کے گھروں تک, دروازے تک یہ اس کی سہولت پہنچ سکے تاکہ وہاں پہ زیادہ نہیں تو کم از کم جو طبی سہولیات ہیں وہی مہیا ہو سکیں. تو یہ ایک ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, میرے خیال میں ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے کہ اس کے اوپر تنقید کریں. ہمیں پازیٹیو سوچ رکھ کے, مثبت سوچ رکھ کے اس کے ساتھ چلنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.